दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने ये जान लिया कि सेल किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते किसे हैं। हम वो चीज़ जान गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे देखो, ध्यान से समझो। जिस तरीके से हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक सेल दिख रहा है, ये इसका वॉल है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं ये। और इस सेल के अंदर क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। सेल के अंदर एक बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस, इसका केंद्रक, ये केंद्रक है। तो जो ये लिक्विड भरा होता है वो इस वाले पोर्शन में, मतलब केंद्रक के बाहर एक ट्रांसपेरेंट जेली जैसा, मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होगा, आपने जेली खाई होगी, जेली के जैसा ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पदार्थ भरा होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर में भी जेली जैसा लिक्विड पदार्थ भरा होता है। तो इस न्यूक्लियस के बाहर वाले लिक्विड में और इसके अंदर दोनों जगह पर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे, ये जो आपको टेढ़ी मेढ़ी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार से और भी आप देखोगे, गोल्जी बॉडीज़ ये हो गई, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए। तो ये बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो सेल के अंग होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी कोशिका के जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। आपको एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, प्रोटोप्लाज्म, कल मैंने आपको क्लास में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको भी मालूम होगा कि अगर इस केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो इस केंद्रक से बाहर जितना भी जेली जैसा पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है, जेली जैसा ये लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और अगर इस केंद्रक के अंदर वाले जेली जैसे पदार्थ को भी ले लेंगे तो दोनों चीज़ मिलकर बनेगी जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं ये बाहर वाले पार्ट में भी हैं और इस केंद्रक के अंदर में भी हैं। इसी प्रकार से किसी भी सेल के अंदर में उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग और केंद्रक द्रव्य में उपस्थित अंग। जैसे ये एक बॉडी का सेल है और सेल के अंदर में ये है केंद्रक, तो केंद्रक ये है केंद्रक और केंद्रक के बाहर, तो किसी भी सेल के अंदर में एक तो बॉडी पार्ट्स यहाँ पर होंगे और दूसरे होंगे केंद्रक के अंदर। तो यहाँ पर देखो, साइटोप्लाज्मिक सेल, इस वाले नंबर 1, इस वाले पार्ट, यानी कि ये पूरा पार्ट, यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, ठीक है, प्लास्टिड हो गए, लाइसोसोम हो गए, रिक्तिकाएँ हो गई, राइबोसोम्स हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ठीक है। इसी के अलावा केंद्रक के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? केंद्रक के अंदर में आप देख सकते हो, गुणसूत्र हो गए, स्टार बॉडी, तारक काय हो गए, यानी कि ये इस जगह पर। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर हम सेल को देखेंगे तो इसमें देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ पर दिख रहा है? एक बार हम इसको पूरा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है अच्छे से दिखेगा। देखो, अगर हम बॉडी के सेल को देखें तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो आपको संरचना दिख रही है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले साल भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टॉपिक हमारा अगला बनता है माइटोकॉन्ड्रिया।
अब इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। बिल्कुल सही पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको याद भी रखना है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। एनर्जी हाउस भी कहा जाता है यानी कि पूरी कोशिका को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो पावर हाउस, एनर्जी हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस वजह से आप ये समझ लो कि पूरे सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो वो सेल जो है डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है कि इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। देखो ये मान लो एक बड़ा सा सेल है, ये क्या है? सेल। इस सेल के अंदर में एक और चीज़ पाई जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं गोल गोल से, अलग से अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको बोलेंगे राइबोसोम। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि सेल के अंदर तो राइबोसोम होते ही हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन सेल के अंदर में ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर तो होते ही हैं, ये सबको पता है, लेकिन ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी पाए जाते हैं। और जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए सेल में यहाँ पर तो आप पाए जाते हैं अलग से, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए पाए जाते हैं। और यही सबसे लॉजिकल पॉइंट है, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जब नॉर्मली लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उन्हें ये पता है कि सेल के अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी एक और डीएनए होता है, उसके अंदर भी एक और राइबोसोम होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमको ना सर डीएनए पता है, ना सर हमको राइबोसोम पता है, ये सारे शब्द हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। तो देखो जितने भी लोग अभी इस क्लास को ले रहे हैं लगभग सबके लिए ये शब्द नए हैं, क्योंकि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा ही कहाँ है, अभी हमने सेल की शुरुआत करी है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन इस तरीके का बन गया कि हमें इसका नाम लेना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हम आपको राइबोसोम के बारे में भी पढ़ाएंगे और डीएनए भी बताएंगे, सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा, परेशान मत होना। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को याद भी रख लो। याद आपको क्या रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। और माइटोकॉन्ड्रिया कोई नॉर्मल ऑर्गेन नहीं है, नॉर्मल पार्ट नहीं है, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। इस वजह से इसको एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेल के अंदर में, जैसे ये देखो सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको जूम करके देखेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत इसको बता दोगे कि इसका जो आवरण आप देख रहे हो डबल लेयर है। एक लेयर तो आपको ये दिख रही है पतली सी, ठीक है, एक लेयर तो आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये रही है, और दूसरी लेयर आपको दिख रही है ये, दूसरी लेयर आपको दिख रही है ये। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ ले एक प्रश्न कि बताओ इसका आवरण किस तरीके का होता है, तो ये डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? डबल लेयर होता है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, ये जो बाहरी वाली परत है आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स नाम का एक पदार्थ इसके अंदर में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हमने आपसे बोला था कि इसके अंदर में खुद का एक डीएनए होता है। और डीएनए होते क्या है ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में आगे जो है पढ़ेंगे। ये डीएनए होता है, ये देखो डीएनए है, ठीक है, ये देखो डीएनए है, ये डीएनए रहा, एक ये छोटा सा डीएनए है, और ये छोटे छोटे पीले कलर के जो आपको बॉल्स जैसे दिख रहे हैं पॉइंट, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आप ये जानो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार फिर से आप देखोगे कि ये देखो
फीते जैसी, जैसे फीता होता है फीता, ठीक है, ऐसे धागे जैसी, ये धागे जैसी आकृति जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। डीएनए, तो ये देखो डीएनए, ये रहा डीएनए, एक ये रहा डीएनए, आप तुरंत इसको पहचान लोगे, ये रहा डीएनए, ठीक है। इसके अलावा ये जो बॉल्स जैसे गोल गोल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोटो आपको क्लियर है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें तो आप सिर्फ इमेज देखकर ही सीख लोगे, ठीक है। अब इसके बारे में जितना भी हमने आपको बताया है वो एक बार फिर से पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र तैरने वाले दोहरी झिल्ली, हमने आपको बताया था कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर, दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एनर्जी हाउस कहा जाता है क्योंकि ग्रहण किए हुए भोजन का यही ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड का ऑक्सीडेशन यहीं पर हो जाता है और इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, जिसका उपयोग जो है सेल जो है जिंदा रहने में करता है। इसका स्वयं का एक डीएनए और राइबोसोम होता है, ये पॉइंट आप जान गए। एक बार एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था जिसमें 4-5 सेल के पार्ट्स दे दिए गए थे। जैसे मान लो सेल है ये, और उसके अंदर दे दिया एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ सेल के अंदर पाए जाने वाले इन 4 पार्ट्स में से किसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है, कोशिकांग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और कि कोई चीज़ अगर पूरी होती है तो उसको पूरा कहा जाता है, कोई चीज़ अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं तो उसको सेमी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें कोशिका के अंदर होती हैं वो तो खुद इसके माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर पाई जा रही हैं। जैसे इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी पाई जा रही हैं तो इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ में अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि ये पाया कहाँ कहाँ पर नहीं जाता है। आपको पता है कि जो सेल है, सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन सेल भी तो अलग अलग टाइप का होता है। तो याद रखना, हमेशा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया का जो सेल होगा उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होता है, उसका अगर सेल आप देखेंगे तो उसके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो अब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले ये चीज़ पढ़ो, उसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सजीव पादप यानी कि पौधे और जंतु कोशिकाएं हैं, सबके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो अगर कोई बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहा होगा तो उसके मन में एक सवाल आएगा कि सर अभी आपने बताया कि सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, और अभी आप सर कह रहे हैं कि सर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है। नील हरित शैवाल के अंदर में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो सर चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और वहीं से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मुक्त होती है। तो सर जीवाणु और नील हरित शैवाल के अंदर में एनर्जी कहाँ से मिलती होगी, मतलब इनके जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कैसे मिलती होगी? ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, जिसको आगे चलकर हम बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके मन में आनी चाहिए। सिर्फ इसको आप जितना लॉजिकली चीज़ों को समझोगे, जितना आप अच्छे से इसको समझते जाओगे, वही आपको लंबे समय तक काम आएगा। अदरवाइज सिर्फ रटने का काम करोगे, सिर्फ याद करने का काम करोगे तो आप इसको कभी समझ नहीं पाओगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ गए तो आप अपने पूरे शरीर की क्रियाओं को समझ जाओगे। कैसे समझोगे? देखो, चूँकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है,
लाखों करोड़ों की मात्रा में हमारी बॉडी में सेल हैं। और जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने को एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं वो यही सेल तो करते हैं। यही जो छोटे छोटे सेल हैं ये उस खाने के चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी वजह से जो भी हम चीज़ खाते हैं वो एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट कैसे होती है। समोसा भी खाओगे ना तो उससे भी कुछ ना कुछ एनर्जी निकालेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें चीज़ें क्या पढ़नी। अब देखो, जब आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड करोगे तो कुछ चीज़ें आपको खुद से रिवीजन करनी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बना है, न्यूक्लियस के अलावा। तो पहले जैसे क्वेश्चन पूछे आपके माइंड में देखो क्या आना चाहिए कि ये होता है सेल। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछे आपके माइंड में इमेज बन रही होगी, ये आपके माइंड में बन रहा होगा। इसके अंदर में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो कह रहा है न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर तो DNA होता ही है, ये DNA है, धागे जैसी आकृति को DNA कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा, यानी कि न्यूक्लियस में तो DNA होता ही है, उसके अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में। तो कोशिका के बहुत सारे पार्ट हैं, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। किस कोशिकांग में DNA होता है। तो अभी आपने सीखा कि सर कोशिका के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एक DNA होता है। क्या होता है, DNA। तो आप तुरंत बता दोगे कि तारक केंद्र गलत है, गोल्जी उपकरण ये अभी आपने पढ़ा नहीं लेकिन ये गलत है, लाइसोसोम अभी पढ़ा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या पाया जाता है, सेल DNA पाया जाता है। अब अभी टेम्परेरी में ये जान लो, अभी वैसे तो DNA आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये DNA होता क्या है। देखो DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये किसी भी जीव के लक्षण को कई संकेत सूचनाओं के माध्यम से जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यानी कि आपके फादर के जो लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, आपके बाबा आपके चाचा का जो लक्षण आपके शरीर में आ रहा है वो DNA के माध्यम से आता है। वंशानुगत जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे आप कह सकते हो पेन ड्राइव की तरीके है, पेन ड्राइव से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी भी इंसान की जन्म पत्री की तरीके होता है, उसके बच्चे में ये जो है ट्रांसफ़र होते हैं। और DNA की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में करी थी, ठीक है। और DNA का एक मॉडल होता है। देखो DNA हमने बताया कैसा होता है, ये इस तरीके से दो लाइनें बनाओ, ऐसे कर दो ये, तो इसको बोलते हैं इसका डबल हेलिक्स। अभी टेम्परेरी में याद रखो, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे डबल हेलिक्स। तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बनाया था। ये सब कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक मिसर ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉडी का सेल है। बार बार हम इसको देखेंगे और जितनी बार आप सेल को देखोगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अंदर में आप देखोगे सेल के अंदर में न्यूक्लियस है। सेल के अंदर देखो ये रहा सेल, और सेल के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर देखो DNA है, ये DNA। और इसको अगर जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा आपको किताबों में छपा हुआ मिलेगा, इसका डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। ये इसी टाइप से, यानी कि सेल, ये देखो DNA कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी DNA होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जब उठाओगे तो उसके अंदर भी देखो एम्प्टी DNA, ये जो है इसके अंदर भी पाया जाता है। और किसके किसके अंदर पाया जा सकता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, लगभग हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस
ठीक है, लगभग हम सब पढ़ चुके हैं। इसमें से 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, बाकी सब कुछ जो है वो आपको खुद से करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो पूरी तरीके से डेवलप होती हैं, और प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। यानी कि जो कोशिका पूरी तरीके से डेवलप नहीं है उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, और जो चीज़ पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, फिर भी उसके अंदर कुछ हिस्से तो आ ही जाते हैं, बन ही जाते हैं। जैसे इसके अंदर राइबोसोम, हमने आपको ये बताया था, अगर आपको ना याद हो तो एक बार उस क्लास को देख लो, कल ही की क्लास में। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, बाकी कोई अंग इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये पूरी तरीके से डेवलप होती है, इसके अंदर तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर मिलेगा? यूकैरियोटिक। और ये सब लॉजिकल है यार, खुद से बिना पढ़ाए आपको आंसर दे देना चाहिए, बिना पढ़ाए, क्योंकि कल मैं इसको आंसर बता चुका हूँ, कल इसके बारे में समझा चुका हूँ। चीज़ों को कोरिलेट करना सीखो। जब तक चीज़ों को कोरिलेट नहीं करोगे, दिमाग नहीं चलाओगे, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, या फिर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसको आप तभी कर पाओगे जब आप लॉजिकली चीज़ों को कोरिलेट करना सीखोगे। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो किसने बनाया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, एक सेकेंड, हाँ, किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा कार्ल बेंडा। हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए। किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो डीएनए, राइबोसोम और आरएनए, ये तीनों चीज़ें होती हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये चीज़ होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अब इसके बारे में आप सोच कर देखो, ये बता चुका हूँ मैं, अगर आप इसको सोच कर देखो फिर आप बताना इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया एंड नील हरित शैवाल, इसमें क्या नहीं होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इस वजह से अगर आप दिमाग लगाओ तो नील हरित शैवाल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, इस वजह से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तभी जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल आपको पढ़ाया था उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। और बैक्टीरिया के अंदर में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी संख्या क्या होगी? 0 होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, होगा ही नहीं। तो अब देखो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आसान हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब हम एक नया सेल का एक नया हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये हमारा सेल है। जैसे ही हमने बोला सेल के अंदर होता है केंद्रक, इसके अलावा इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का नाम हम ऊपर क्वेश्चन में ले भी चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स होते क्या हैं? तो राइबोसोम्स जो हैं ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण की तरीके होते हैं, और इनको मात्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अगर आप सोचो कि अपनी आँख से इसको देख लो तो कभी नहीं देख पाओगे। राइबोसोम झिल्ली रहित संरचना होती है। जिस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि इसमें 2 लेयर होती, इनर लेयर और आउटर लेयर, लेकिन राइबोसोम में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें झिल्ली होती ही नहीं है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उसमें जो कौन कौन से अंग होते हैं? राइबोसोम।
राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम एक वो पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल तो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। और जो चीज़ पूरी तरीके से डेवलप है भाई, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी। उसके अंदर तो सारे हिस्से होंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिनर जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो ये पूछता है कि प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा? 70S, ये उसका नाम है, अभी बताएंगे। अब ये जो राइबोसोम होता है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम में RNA पाया जाता है, RNA, ठीक है। तो अब ये किसी भी सेल के अंदर में अगर आप देखोगे तो राइबोसोम होता कहाँ है, होता कहाँ पर है? आपको पहले एक सेल दिखाते हैं। सेल के लिए सबसे ऊपर चलते हैं। इसमें देखो सेल, ये देखो सेल है। अब इसमें देखो राइबोसोम है कहाँ? तो ये देखो लिखा है राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे पॉइंट। और ये देखो यहाँ पर कितने सारे चिपके हैं, ये देखो कितने सारे पॉइंट हैं, ये देखो कितने सारे पॉइंट हैं। लेकिन अभी आपको केंद्र, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो केंद्रक है, सबको मालूम है। लेकिन सर ये क्या है जिस पर ये चिपके हैं? सर ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिकुलम। इस पार्ट को, हिस्से को बोलते हैं रेटिकुलम। बाकी देखो राइबोसोम सेल में आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिपके हुए हैं। तो वापस से आते हैं राइबोसोम टॉपिक पर, उसमें हम बताएंगे आपको। वापस से आ जाते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया राइबोसोम। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है, कोशिका के अंदर राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि इस चीज़ को, एक एक लाइन को जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको माइंड में सोचो। इसका फिगर कह रहा है कि कोशिका के अंदर, ये रही कोशिका, इसके अंदर राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक के बाहर, ये रहा केंद्रक, और केंद्रक के बाहर जितना भी लिक्विड है, ये जो लिक्विड भरा हुआ, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो कह रहा है कि राइबोसोम जो है कोशिका द्रव्य में, यानी कि ये जो ग्रीन डॉट्स बने यहाँ पर, स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि राइबोसोम जो है इसी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र अवस्था में, या फिर खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? केंद्रक के बाहर जो ऐसी सी आपने पैरेलल लाइंस देखी होंगी इस तरीके से, जो अभी हम ऊपर आपको दिखाई दे, इस पर ये क्या होते हैं? चिपके होते हैं, मटर के दाने जैसे, मटर के दाने जैसे, चेचक के दाग जैसे, चेहरे पर चेचक के दाग हो जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप से। तो ये जो चिपके हुए चीज़ें हैं, इसको ही कहा जाता है क्या? राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम का सबसे बड़ा काम है कि ये प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का प्रोडक्शन, सिंथेसिस का कार्य करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के निर्माण में, जो कोशिकाओं के डेवलप होने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन यहाँ से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो कोशिका के अंदर का न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस के ये बाहर में, ये देखो ये इस तरीके से पैरेलल लाइंस जैसी ये दिख रही हैं। इसी में देखो मटर के दानों जैसे ये जो पीले पीले हिस्से चिपके हुए हैं, इसको बोला जाता है राइबोसोम्स। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी पर ये चिपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होता है कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आरबीसी कोशिकाओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं उसमें भी नहीं पाया जाता है। बस यही तो क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हमने बताया था कि ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर में डीएनए होता है और इसके अंदर ही राइबोसोम्स होते हैं। तो
अब यहाँ पर लेकिन एक और एडवांस चीज़ हमें पता चली, क्योंकि अब हम राइबोसोम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। तो राइबोसोम जो है कोशिका द्रव्य यहाँ पर ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भी पता है हमें, केंद्रक के अंदर में भी होता है, यानी कि ये जो सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, उसके अंदर में भी मटर के दाने जैसे राइबोसोम्स होंगे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बाहर ये होता है, इसमें भी चिपके होते हैं मटर के दानों जैसे, ठीक है। हरित लवक अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी होते हैं, हरित लवक के अंदर में भी पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब ये जो राइबोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S जो कि आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे होते हैं 80S जो कि उत्पन्न जीवों की कोशिकाओं में उन्नत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो 70S यानी कि छोटे किस्म का राइबोसोम होगा, मटर का दाना लेकिन उस छोटा किस्म का जो होगा, वो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में पाया जाता है। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गई, एक और चीज़ यहाँ से हमें ये पता चल गई कि हमें ये पता था कि नील हरित शैवाल के अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला होता है, 70S वाला होता है कि 80S वाला होता है। तो देखो छोटा वाला होता है, छोटा वाला कौन सा होगा, 70S। S जो है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इसको आप ये समझो कि 70S मतलब छोटा, 80S मतलब बड़ा। तो छोटा वाला जो है वो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल के अंदर में पाया जाता है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर बायोलॉजी, कुछ को तो, सबको तो समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कैसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत कम लोग आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे। चीज़ों को समझते हुए चलना, कोरिलेट करते हुए चलना, पहले जो चीज़ें पढ़ रखी हैं क्लास 1, 2, 3 में, उनको इसमें जोड़ने की कोशिश करो, तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यही सब आपको आगे चलकर क्वेश्चन मिलेगा कि जीवाणु में कौन सा राइबोसोम होता है, आंसर हो गया 70S। नील हरित शैवाल में कौन सा राइबोसोम होगा, आंसर हो गया 70S। इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है 70S राइबोसोम, ये आकार में छोटा होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी यही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी यही होता है, बैक्टीरिया में भी 70S होता है, नील हरित शैवाल में भी 70S होता है, और जो 80S होता है ये बड़ा होता है आकार में, ठीक है। ये उच्च विकसित पौधों में और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा विकसित है। क्वेश्चन बनेगा राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा भाई, जब वही प्रोटीन का बना ही वही रहा है तो सीधी सी बात है उसी को फैक्ट्री बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तीसरा जो हम अंग पढ़ेंगे वो है गोल्जी बॉडी। अब अगर ये देखो सेल के स्ट्रक्चर पर हम आ जाते हैं, हमने ये पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, राइबोसोम्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडीज़, ये रहा। अब डायरेक्ट हम सेल को नहीं दिखाएंगे, अब सीधे हम इसको दिखाएंगे जूम करके। तो देखो सीधे सेल ना दिखा करके गोल्जी बॉडीज़ को दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, आ जाते हैं गोल्जी बॉडी। यह भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिका द्रव्य, यानी कि आपके माइंड में क्या बना, ये होता है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी ये जेली जैसा पदार्थ है इसको बोलते हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो कह रहा कि यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग होता है, यानी कि यहाँ कहीं पर होता है, यहाँ कहीं पर बना देते हैं ये इस तरीके से। ये है गोल्जी बॉडीज़, और इसमें भी क्या है, दोहरी लेयर है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस में लेयर है किस में नहीं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ रहे थे तो वो भी 2 लेयर थी, इनर लेयर आउटर लेयर। इसमें भी कह रहा है 2 लेयर हैं। तो इसका फ़ोटो अगर देखोगे तो इसमें भी देखो दिख रहे हैं 2 लेयर हैं, ये बाहर वाली लेयर है और ये अंदर वाली, इनर और आउटर लेयर इसमें भी पाई जाती है, ठीक है। अब
अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, जब अभी मैं नाम लूँगा तो कुछ कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं है। परेशान ना होना, आगे चल के सब पढ़ाएंगे, काहे इतना परेशान हो जाते हो, परेशान ना हो, जैसा जैसा बता रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का यूज़ अगर हो रहा है तो भाई साहब पहले पहले तो जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़ाएंगे ना, कि गोल्जी बॉडी छोड़ के उसमें लग जाएंगे, तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखो गोल्जी बॉडी जो है वो ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा, ये दो पौधे हैं, आगे चलकर इसके बारे में भी पढ़ाएंगे, दो पौधे हैं। गोल्जी बॉडीज जो हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के नर युग्मक में पाया जाता है। इसके अलावा डेवलप, परिपक्व का मतलब है डेवलप, परिपक्व चालनी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं होती उनमें पाया जाता है। प्राणियों, इंसानों के आरबीसी में पाया जाता है, शुक्राणु के अंदर पाया जाता है और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो भाई यूकैरियोटिक कोशिका तो वैसे भी पूरी तरीके से डेवलप कोशिका होती है, सीधी सी बात है, वहाँ तो पाया ही जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ क्या नील हरित शैवाल में गोल्जी बॉडीज होता है, कॉमन सेंस लगाओ, जितना मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। अगर मन में सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो तो तीनों क्लास फिर से देखो, नहीं तो पढ़ना बेकार है, बेकार है बिल्कुल। देखो हमने आपको बताया था कि जो नील हरित शैवाल होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि जो पूरी तरीके से डेवलप ना हो, और जो पूरी तरीके से डेवलप ना हो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ एक राइबोसोम होता है, उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ तो होती नहीं है। तो सीधी सी बात है कि नील हरित शैवाल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ नहीं होगी, बैक्टीरिया के अंदर में भी नहीं होगी, क्योंकि ये वो पार्ट है जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब जो पूरी तरीके से डेवलप कोशिकाएं हैं उनमें ही गोल्जी बॉडीज़ जो है पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडीज़ का एक अन्य नाम डिक्टियोसोम भी है, ठीक है, ये याद रखना है। और गोल्जी बॉडीज़ में ही राइबोसोम का निर्माण होता है। अभी जो हम ऊपर पढ़ के हैं राइबोसोम, उसके पिताजी हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में ही राइबोसोम्स का निर्माण होता है और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ को एक और नाम दिया गया है ट्रैफिक पुलिस। इसको ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया जाता है क्योंकि क्या करता है, ये कोशिका के अंदर जितना भी जो द्रव होता है, द्रव लिक्विड, जैसे मान लो कोई भी रासायनिक क्रिया हुई, मान लो कोई सेल है और उस सेल के अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो लिक्विड द्रव स्रावित होता है वो यहाँ से जाता है इसके अंदर, और इससे अंदर होते होते इस तरीके से सुसज्जित तरीके से ये इसको मैनेज करता है। तो और ट्रैफिक पुलिस भी यही काम करता है कि अगर कहीं पर बहुत सारा जाम लगा है तो उसको सुसज्जित कर देगा और धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा, जाम महसूस नहीं होगा। बिल्कुल वही काम गोल्जी बॉडी भी करता है, इस वजह से इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो देखो हमने कई नाम पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एनर्जी हाउस ऑफ सेल, किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वो ऊर्जा ग्रह होता है, ऊर्जा बनाता है। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स को, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर हमने पढ़ा ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज़ को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा दोस्तों ये तो आज की क्लास रही। मेरे शरीर में जितनी ज़्यादा क्षमता हो सकती थी पूरी ताकत मैंने लगा दी है समझाने में। जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं बना सकता था वो आपके लिए बनाकर लाया हूँ। अब भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर भगवान ही आपको समझा सकते हैं। पूरी कोशिश मैंने लगा दी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो बिना संकोच किए व्हाट्सएप पर ज़रूर लिख के भेज दिया करो कि सर आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस।